हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ जीएस जागा, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सपोटरा। ठीक, तो स्टूडेंट्स सभी ध्यान दें, अपन यहाँ पर क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे। एक छोटी सी सूचना में सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने कि अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो बेटा, दरअसल एक कैमरे की कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण पहला वीडियो आपको अपलोड नहीं हो पाया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा, जबकि आपने पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ देखे हैं आपने। तो अब जो आप जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो बेटा चौथा वीडियो नहीं है, ये आपका सबसे पहला वीडियो है जो पार्ट 1 था। किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण, इसमें आवाज़ नहीं आने के कारण ये वीडियो आपको अपलोड नहीं किया गया था। इसीलिए आज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अगला वीडियो ना समझ करके सबसे पहला जो फर्स्ट वीडियो था, उसके बाद में सेकंड वीडियो आपको भेजा गया था, तो उससे जस्ट पहले वाला ये वीडियो है। उसमें आपसे कौन कौन सी जानकारियां छूट गई थी, वो जानकारियां पुनः आपको वीडियो बना करके दी जा रही हैं। तो सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार इस चीज से क्लियर हो जाएं कि ये जो वीडियो है आपका फर्स्ट नंबर का वीडियो है। आपको दूसरा वीडियो डाला था, तीसरा डाला था, उसमें भी अवकलन है, चौथा डाला था, उसमें भी अवकलन है। तो अब जो वीडियो है ये फर्स्ट नंबर का वीडियो है, पार्ट सेकंड से पहले का पार्ट फर्स्ट, जो टेक्निकल मिस्टेक के कारण नहीं डाला था उसको आज मैं यहाँ पर आपको सामने बोर्ड पर समझा रहा हूँ। तो आज जो समझा रहा हूँ वो सबसे पहला अवकलन का वीडियो है। एक स्टूडेंट, एक बात और कहना चाहूँगा सबसे, कि फिजिक्स में सबसे पहले अपन को बेटा मैथमेटिकल टूल पढ़ना पड़ता है। अगर यदि अपन को मैथमेटिकल टूल के बारे में पता नहीं है तो अपन फिजिक्स में कहीं भी अटक सकते हैं, कहीं भी न्यूमेरिकल में अपन परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे स्टूडेंट, अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है बेटा अपन ने। अब इसके बाद में अवकलन है, अवकलन के बाद में आपको समाकलन कराएंगे, समाकलन के बाद में आपको लॉग के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में अपन फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे 11th की फिजिक्स का। तो एक तो कोई भी स्टूडेंट्स इसी चीज से कंफ्यूज नहीं हो कि ये कोई सिलेबस के अंदर से पढ़ा रहे हैं, नहीं बेटा, है सिलेबस में ही काम आएगी ये चीज, लेकिन अभी अपन ने 11th का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है बेटा। 11th का जो पहला लेसन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल के खत्म होने के बाद में करेंगे। जब अपन का मैथमेटिकल टूल समाप्त हो जाएगा, जब अपन फिजिक्स का कौन सा लेसन पढ़ेंगे, पहला लेसन। तो अभी से इस चीज से आप आश्वस्त हो जाओ कि अभी आपको ये फिजिक्स के बारे में फंडामेंटल आपको नॉलेज दी जा रही है, जिसकी हमें बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। पहले जो 4 वीडियो हैं बेटा वो अवकलन के हैं, इसके बाद में समाकलन के वीडियो हैं, इसके बाद में आपके लिए लॉगरिथम के वीडियो हैं, और जब जा करके अपन फिजिक्स फर्स्ट का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो अभी से अपन ने एक भी लेसन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अपन मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखें और जो भी फॉर्मूला है उनको नोट करें। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। जो वीडियो है वो पहला वीडियो है, फर्स्ट नंबर का वीडियो है, जो 9 तारीख को डाला था आपके लिए, 9 जुलाई को के दिन डाला गया था, लेकिन उसमें टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, और 10 जुलाई को फिर आपको दूसरा वीडियो डाला गया। तो अब जो वीडियो है ये वही पहले वाला वीडियो है जिसमें अवकलन के बारे में जानकारी दी गई थी। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, तो आप सभी देखिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अवकलन, तो यहां पर अपन डिफरेंशिएशन के 4 वीडियो हैं, और उन डिफरेंशिएशन के 4 वीडियो में अपन ने पहला वीडियो छूट गया था, उसमें मैंने क्या बताया था, देखो अवकलन DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। अवकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बेटा फिजिक्स में। लेकिन अब पहली जो जानकारी है कि अवकलन किसे कहते हैं सर, अवकलन कैसे किया जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा
कि हमें अवकलन करना है या समाकलन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि माना x और y दो भौतिक राशियां हैं। x और y दो भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं कि अपन जितने भी ये पढ़ते हैं, देखो परिभाषा क्या होती है, जिन्हें मापा जा सके या जिन्हें तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। आपने इतने सारे नाम पढ़े होंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, बल, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा, सब जितने भी मैंने नाम लिखे सब क्या कहलाती हैं, हमारे भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन क्या होती हैं, जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा अपन के फर्स्ट लेसन में करेंगे फिजिक्स के में। तो मान लिया जाए वो ये कह रहा है कोई दो भौतिक राशियां हैं, जैसे एक भौतिक राशि तो है समय, दूसरी भौतिक राशि क्या है, बल F। या ये कह दिया एक भौतिक राशि लंबाई है और एक भौतिक राशि समय है। तो मान लिया x और y कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनमें रिलेशन को फलन के द्वारा दर्शाया जाता है कि लंबाई और समय में क्या है संबंध। तो यहां पर यह कह रहा है कि x और y कोई दो भौतिक राशियां हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि दो भौतिक राशियों में संबंध को फलन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अपन को कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2 पर कॉमन f(x). इसका मतलब क्या हुआ कि y किसके फल f जो y है x के फलन के बराबर है। फंक्शन किसको दर्शाता है, दोनों में रिलेशन को। तो अब आप देखिए कि माना दो भौतिक राशियां हैं x और y और उनमें संबंध क्या है बेटा, y बराबर fx। तो अब आप यहां देखिए कि जब अपन x के मान में परिवर्तन करेंगे, x के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन, तो बेटा आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि y के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन। बिल्कुल ओबियस सी बात है ये अपन को। x का मान 1 रखूंगा मैं, यदि x इजिकल टू 1 करता हूं तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1। यदि x इजिकल टू मैं 2 लिखता हूं तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2। यदि मैं x इजिकल टू 3 लिखता हूं तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3। यदि मैं x इजिकल टू 4 लिखता हूं तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए y को क्या कहते हैं, परतंत्र चर। y को क्या कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं। और x को कहते हैं बेटा स्वतंत्र चर। x को कहते हैं स्वतंत्र चर और y को कहते हैं परतंत्र चर। अर्थात x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में भी परिवर्तन होता है और इस मान में होने वाले परिवर्तनों को ही किसके द्वारा दर्शाया जाता है बेटा, अवकलन के द्वारा। इसका मतलब ये एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि कोई दो भौतिक राशियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ये फलन के द्वारा दर्शाया जा रहा है। x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब x को स्वतंत्र चर कहते हैं। y डिपेंड ऑन x, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, x के वैल्यू के ऊपर, इसीलिए इसको परतंत्र चर कहते हैं। जैसे सपोज कहीं आपको रिलेशन दे दिया y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये दे दिया। अब x का मान यदि मैं 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो y इजिकल टू क्या हो गया, 1। अगर x की वैल्यू में 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, 4, तो y इजिकल टू क्या हो गया, 4। अगर मैं x की वैल्यू 3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, 9, तो y इजिकल टू क्या हो गया, 9। इसका मतलब x के मान में परिवर्तन करने पर बेटा
y के मान में भी परिवर्तन होता है। x कौन सा चर कहलाता है? स्वतंत्र चर। y इज डिपेंड ऑन x स्क्वायर। y का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? x की वैल्यू के ऊपर। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? परतंत्र चर के द्वारा। इसका मतलब x के सापेक्ष y के मान में कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को ही बेटा अवकलन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब अब अपन को ये पता चल गया कि दो भौतिक राशियों में होने वाले परिवर्तनों को अवकलन की सहायता से ही प्रदर्शित किया जाता है, या अवकलन ही ये बताता है कि इन राशियों में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये चीज क्लियर हो गई कि दो भौतिक राशियां हैं, एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में भी परिवर्तन होता है, इसे स्वतंत्र चर कहते हैं। और y को कौन सा चर कहते हैं? परतंत्र चर कहते हैं। तो आगे अब यहां पर अपन देखते हैं, जैसे और देखो कि मान लिया कैसे दर्शाते हैं इस चीज को, कि ग्राफ खींच दिया जाए। मान लो मैंने यहां पर एक ग्राफ बना दिया बेटा, इधर तो x अक्ष और इधर कौन सी अक्ष होती है? y अक्ष। इधर तो ले लिए मैंने x के मान, x का मान 1 2 3 4 5 6 7। इधर मैं y के मान ले लेता हूं 2 4 6 8 10। अब आप एक चीज देखिए कि x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में भी क्या होता है। ये ग्राफ ये बता रहा है जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है उस स्थिति में? 2। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है? 4। जब x का मान 3 है तो y का मान इतना है। जब x का मान 4 है तो y का मान इतना है। जब x का मान 5 है तो y का मान इतना है। x का मान 6 है तो y का मान इतना है। x का मान 7 है तो y का मान इतना है। इसका मतलब ये ग्राफ अपन को ये बता रहा है कि बेटा जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होता है वैसे वैसे y के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन। इसका मतलब x को स्वतंत्र चर कहते हैं और y को परतंत्र चर कहते हैं। तो अब अगर मान लो साहब मैं यहां पर इस तरह से मान निकालूं, ये तो इस जगह तो ये तो मान x1 का और ये मान किसका है? x2 का। इस जगह लें अपन, इस जगह तो देखो ये मान किसका है? y1 का और ये मान किसका है अपन का? y2 का। तो अब इसका मतलब यहां से मैं अगर लंब डाल दूं इस तरह से, तो यहाँ का मान y2 माइनस y1 है तो इसका मान भी क्या होगा? y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक का मान x2 माइनस x1 है तो ये भी होगा x2 माइनस x1। इसको लिख देते हैं dy और इसको लिख देते हैं dx। क्या लिख देते हैं? dx। dx का मतलब होता है बेटा x के मान में परिवर्तन कितना हुआ। dy का मतलब होता है बेटा y के मान में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ तो x का मान 2 है और यहाँ x2 का मान 4 है, तो x2 माइनस x1 dx का मान कितना रह गया? 4 माइनस 2 इजिकल टू dx का मान कितना रह गया? 2। इसका मतलब x के मान में परिवर्तन dx कितना था? 2। ऐसे यहाँ देखो जैसे y1 का मान 6 है और y2 का मान जैसे 10 है, तो y2 माइनस y1 का मान कितना होगा? 10 माइनस 6 इजिकल टू 4। तो dy का मान कितना हुआ? 4। इसका मतलब क्लियर हो गया, जब x के मान में परिवर्तन कितना हुआ? 2। dx इजिकल टू 2। को लिखा कैसे जाता है, इनके क्वेश्चन कैसे हल किए? कितना हुआ? dy इजिकल टू 4। या ये कह सकते हैं जब कोई लड़का 2 किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक चला? 4 किलोमीटर तक, तो कितना परिवर्तन हुआ? 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। तो दूसरा लड़का उतने ही समय में कितनी दूरी चल गया? 6 से 10 पहुंच गया, तो उसकी दूरी में कितना परिवर्तन हुआ? 4। तो अब ये क्लियर हो गया कि dx में परिवर्तन करने पर dy परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को ही dy dx के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको अवकलन कहते हैं। dy dx मतलब x के मान में dx परिवर्तन होने पर y का मान भी कितना परिवर्तित हुआ? dy। तो dy dx क्या कहलाता है? अवकलन गुणांक कहलाता है। एक दूसरा तरीका और है,
अपन यहाँ पर ये थीटा, अगर इसमें टेन थीटा का मान निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है dy, आधार का मान कितना है dx, तो ये भी हो गया dy अपॉन dx, जो कि वक्र ढाल होता है। ये भी किसको दर्शाता है, अवकलन गुणांक को। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई अब आपके सामने कि जब किसी एक भौतिक राशि के मान में परिवर्तन होने पर दूसरी भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को अवकलन के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे x के मान में dx परिवर्तन हुआ तो y के मान में भी कितना परिवर्तन हुआ, dy, तो dy अपॉन dx को क्या कहते हैं, हालांकि अपॉन कहना इसको उचित नहीं होता है बेटा। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जहां पर आपको ddx लिखा हुआ मिल जाए निश्चित है वो क्या है, अवकलन। जैसे देखो अब आपको बता रहा हूं, जैसे कोई फलन था फाई y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब y का मान किस पर डिपेंड है बेटा, x पर। इसका मतलब x कौन सा चर कहलाएगा, स्वतंत्र चर। y कौन सा कहलाएगा, परतंत्र चर, क्योंकि y इज डिपेंड ऑन x। तो अब क्या पता चला अपन को, x के मान में परिवर्तन, x के मान में परिवर्तन, x के मान में परिवर्तन कितना हो बेटा, dx। और जब x के मान में परिवर्तन किया तो y के मान में भी परिवर्तन होगा, y के मान में परिवर्तन कितना हो, dy, तो dy dx क्या कहलाता है, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहलाता है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई बेटा, dy dx को क्या कहेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। जो स्वतंत्र चर होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। मतलब ये चीज क्लियर कर लो, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, किसका, परतंत्र चर का। यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, x, परतंत्र चर क्या है, y। तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। जैसे कोई फलन आपको ऐसे मिल गया, y इज इक्वल टू एफ थीटा मिल गया, कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे, अरे सर हमने तो ये पढ़ा है सब y बराबर x, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। आप तो वही चीज ध्यान रखो, स्वतंत्र चर कौन है इसमें, थीटा। परतंत्र चर कौन है इसमें, y। थीटा के मान में परिवर्तन करने पर किसके मान में परिवर्तन होगा, y के मान में परिवर्तन होगा। थीटा के मान में परिवर्तन करने पर किसके मान में परिवर्तन होगा, y के मान में। इसका मतलब जैसे x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में परिवर्तन होता है, तो इसे क्या लिखते हैं, dy dx। तो इसी प्रकार से इसे क्या लिखेंगे, dy d थीटा। इसे क्या बोलते हैं, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक। ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे बेटा एक ही चीज, अरे साहब हमने तो y बराबर x पढ़ा है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहते हैं। कहीं फलन मिल गया y इज इक्वल टू थीटा, तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। कहीं जैसे आपको मिल गया y इज इक्वल टू टी स्क्वायर मिल गया सपोज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। t कौन सा है, स्वतंत्र चर। y कौन सा है बेटा, परतंत्र चर। t के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में भी परिवर्तन होता है, तो इसके अवकलन को क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखा जाता है dy dt, जिसका अर्थ क्या होता है, y का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। y का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो फलन पर देखना आप, तो कहीं आपको समीकरण यदि y और x के रूप में लिखा हुआ है, जैसे कहीं जैसे बता देता हूं आपको, ये मिल गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब y का मान किस पर निर्भर करता है, x पर। तो इसका अवकलन क्या कहलाएगा बेटा, dy dx। किसका किसके सापेक्ष,
y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहलाता है। कहीं आपको मिल गया जैसे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। y और किस में रिलेशन है? t में। इसका मतलब y का मान किस पर निर्भर करता है? t पर निर्भर करता है। तो इसका अवकलन अपन क्या लिखेंगे? dy dt। क्या बोलेंगे इसको? y का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। कहीं आपको मिल गया जैसे y इज इक्वल टू मिल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लो। इसका मतलब y का मान अब किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। थीटा कैसा चर होगा? स्वतंत्र चर। y कैसा होगा? परतंत्र चर। तो इसके अवकलन को कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे dy डी थीटा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा? y का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक। इसका मतलब अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अवकलन का मतलब क्या है। किसी एक भौतिक राशि के मान में परिवर्तन के कारण दूसरी भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है। तो इन परिवर्तनों को किसके द्वारा दर्शाते हैं? अवकलन के द्वारा। जिसके मान में परिवर्तन होता है पहले उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। और जिसका मान किसी भौतिक राशि पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है उसको बोलते हैं परतंत्र चर। तो अब क्लियर हो गया कि जिसका मान निर्भर करता है या परतंत्र चर के सापेक्ष किसका निकाल, जैसे परतंत्र चर है, परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन निकालना पड़ता है। जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक dy dx, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक dy d थीटा, y का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक dy dt। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जहां पर आपको अवकलन की जरूरत पड़ जाए तो निश्चित है बेटा हमें डी डी टी के रूप में लिखना पड़ेगा या डी डी एक्स के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे कहीं आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, जैसे अपन को फिजिक्स में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जो आगे जो लेसन आएंगे अपन के उनमें अपन को लाइनर मोशन वगैरह में बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। इसीलिए फिजिक्स में लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा अपन को मैथमेटिकल टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर आपसे इसी चीज को कह रहा हूं, अभी अपन ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, अभी अपन मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल टूल के बाद में पहला लेसन स्टार्ट करेंगे अपन, जो फिजिक्स फर्स्ट का अपन का पहला लेसन होगा, मापन और पद्धति। तो अब इसी श्रृंखला में आगे जैसे कहीं आपको फलन मिल गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया इसका अवकलन कीजिए, अवकलन ज्ञात करो। तो पहली बात तो जिस बच्चे को यही क्लियर नहीं है कि किसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, भाई जिसको कंपोनेंट ही पता नहीं है, तो अवकलन में देखो बेटा कि सबसे पहले देखो x का मान किस पर निर्भर करता है? t पर। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई बच्चे को कि t तो कैसी राशि है बेटा? स्वतंत्र चर। y क्या है अपन का? परतंत्र चर। तो अब अपन इसके अवकलन को क्या लिखेंगे? dx dt। सबसे पहला फॉर्मेट, इसका अवकलन क्या कहलाएगा? dx dt। मतलब क्या बोलेंगे इसको? x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। एक ही लाइन को नहीं रटना चाहिए कि सर y बराबर x लिखा हुआ है अपन के लिए, कुछ भी हो, चाहे अपन के लिए y बराबर x हो, चाहे x बराबर y हो, चाहे x बराबर t हो, चाहे y बराबर t हो या t बराबर y हो, सब में चेंज हो जाता है। ये क्या है? परतंत्र चर। ये क्या है? परतंत्र चर। ये भी क्या है? परतंत्र चर। ये भी क्या है? परतंत्र चर। ये भी क्या है? परतंत्र चर। ये क्या है? स्वतंत्र चर। ये क्या है? स्वतंत्र चर। t क्या है? स्वतंत्र चर। ये t क्या है? स्वतंत्र चर। ये t क्या है? स्वतंत्र चर। क्यों है? इनके मान में परिवर्तन होने पर ही इनके मान प्राप्त होते हैं। तो अब देखो ये कंफ्यूज नहीं है कि साहब x इधर आ गया, अरे सर ने तो यही बताया साहब dy dx। नो, पहले देखो फंक्शन को, परतंत्र कौन सा है? y, स्वतंत्र कौन सा है? x। तो इसका अवकलन लिखेंगे बेटा dy dx। dy अपॉन dx बोल देते हैं इसको, लेकिन मैथमेटिकल रूप में इसको ऐसे बोलना है, इसको d dx ही बोला जाता है, बस dy dx। अब देखो x परतंत्र है तो अब क्या बन जाएगा? dx dy। इसको बोलेंगे x का y के सापेक्ष अवकलन गुणांक।
अब देखो x परतंत्र है, t स्वतंत्र है, तो इसका अवकलन क्या होगा बेटा, dx dt, मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। ऐसे ही देखो y और t है यहाँ पर, इसको बोलेंगे dy dt, इसका मतलब होता है y का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। इसके बाद में t परतंत्र है और y स्वतंत्र है, तो इसको बोलेंगे dt अपॉन dy, इसका मतलब अब आपके लिए क्लियर हो गया। तो अब अपन अवकलन कैसे करते हैं इसका, जैसे देखो ये तो पहले कंपोनेंट फॉर्मेट पता लग गया, मान लो साहब ये दे रखा है, तो अब इसमें केवल x का मान लिख देते हैं जिसका किया जाता है, तो इसी का फॉर्मेट आगे क्या बन जाएगा, d dt तो कहाँ रह गया बाहर, और मैंने x का मान लिख दिया क्या, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब इसको अपन सूत्रों की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि सूत्र मैंने दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में और चौथे वीडियो में आपको अवकलन के सूत्र लिखा रखे, एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं सारे फॉर्मूलेज पर, ठीक है। तो अब जैसे कहीं आपको मिल गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो y का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, dy dx। तो अब किसका मान रख देंगे केवल इसमें, y का, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब इसको लिख दूंगा मैं d dx और y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कहीं आपको फलन दे दिया x इजिकल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर हो जाए बात, x का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष, क्या बोलेंगे इसको, dx d थीटा, ये मैंने अभी बताया था। अब इसमें केवल किसका मान रख देंगे अपन, x का, तो क्या रह जाएगा आगे का इसका वो कंसेप्ट क्या बन जाएगा, डी डी थीटा रह जाएगा अपन का, और थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा प्लस x का मान कॉस थीटा। तो अब आपको ये पता लग गया कि अवकलन किसे कहते हैं, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई, कहीं पर भी अपन को डी डी एक्स डी वाई डी एक्स डी डी थीटा कुछ भी लिखा हुआ मिले तो उसे अवकलन कहते हैं। तो अब जैसे मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको दूसरे वीडियो में भी आपने देखे हैं, जैसे सबसे फॉर्मूला लिखाया था मैंने डी डी एक्स एक्स की घात n का, तो इसका लिखाया था n एक्स की घात n माइनस 1। इसके बाद में मैंने अगला फॉर्मूला लिखाया था आपको अचर राशि, अचर राशि का अवकलन गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको ये भी बताया था डी डी एक्स ई की घात x का अवकलन गुणांक क्या होता है, e की घात x होता है। ये भी मैंने आपको बताया था डी डी एक्स लॉग ऑफ e की घात x का अवकलन गुणांक कितना होता है, 1/x। मैंने ये भी बताया था आपको डी डी एक्स ए की घात x का अवकलन गुणांक क्या होता है, a की घात x लॉग ऑफ e आधार a। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये सूत्र बताए थे बेटा, और इसके अलावा भी और भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले बताए थे जो दूसरे वीडियो में हैं, तीसरे में हैं, चौथे में हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा बेटा, जो फर्स्ट वीडियो था आपका, जो टेक्निकल मिस्टेक के कारण आपके लिए अपलोड नहीं हो पाया था, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो उस वीडियो में मैंने यही बताया था। तो अब जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले ये वाला वीडियो देखें, इसके बाद में दूसरा वीडियो है, इसके बाद में तीसरा वीडियो है, और इसके बाद में चौथा वीडियो है। और इन चारों वीडियोस में केवल अपन को अवकलन गुणांक के बारे में जानकारी दी है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया बेटा कि किसी भौतिक राशि के मान में परिवर्तन होने पर उससे फलन के रूप में जुड़ी हुई दूसरी भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है, जिसे अवकलन के द्वारा दर्शाते हैं। तो अब जहां भी अवकलन करना हो, y अगर t में है तो dy dt, y और x में है तो dy dx, x और t में है तो dx dt। तो इसे क्या कहते हैं, अवकलन, जिसके सूत्र और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में करवाए हैं। तो इसके बारे में अपन जो 5वां वीडियो है देखेंगे अगले वीडियो। हो गया 30 मिनट।